नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक स्मरणीय तथ्य का अध्ययन करेंगे। और इस स्मरणीय तथ्य में जो टॉपिक है आज का, वो भारतीय चित्रकला की शैलियाँ हैं। तो भारतीय चित्रकला की जो भी शैलियाँ हैं, उदाहरण के लिए जैसे अजंता शैली, राजस्थानी शैली, गुजरात शैली, पाल शैली, इन सभी का अध्ययन इस स्मरणीय तथ्य के अंतर्गत करेंगे। तो चलिए, वीडियो वेरी इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न आपको आगामी परीक्षा में मिलेंगे। तो ध्यान से समझिएगा और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा उसको आप एक स्थान पर नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो देखते हैं, शैली शब्द को संस्कृत भाषा में रीति कहा जाता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि संस्कृत भाषा में शैली को रीति कहा जाता है। और शैली दो प्रकार की होती हैं। पहला है पीरियड स्टाइल, या जिसको समयावधि शैली कहते हैं, और दूसरा है निजी या व्यक्तिगत शैली। तो शैली दो प्रकार की होती हैं, पहला है समयावधि शैली और दूसरा निजी शैली या व्यक्तिगत शैली इसको कहते हैं। अजंता शैली से आध्यात्मिक संबंधित होने के कारण बौद्ध कला के नाम से पुकारा जाता है। तो अजंता शैली जो है वो धर्म से आध्यात्मिक संबंधित होने के कारण बौद्ध कला के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, क्योंकि इसमें जातक कथाओं से संबंधित अधिक चित्र बने हुए हैं। जातक कथाएं क्या होते हैं? महात्मा बुद्ध के जन्मांतर की जो कथाएं होती हैं वो जातक कथाएं कहलाती हैं। तो इस कारण से अजंता शैली को बौद्ध कला के नाम से भी पुकारा जाता है। अजंता शैली 3 वर्गों में विभक्त है। पहला है वर्णनात्मक, दूसरा रूप वैदिक और तीसरा अलंकारिक। तो अजंता शैली में 3 प्रकार का शैली विभक्त किया गया है। पहला वर्णनात्मक शैली, दूसरा रूप वैदिक शैली और तीसरा अलंकारिक शैली। आगे देखते हैं, अजंता शैली में रेखाएं जो हैं वो गतिमान हैं, सजीव हैं, गोलाई, उभार, कोमलता के साथ साथ रेखाओं में अटूट प्रवाह है। और अजंता शैली में हरे रंग की छटा निराली है और रंग चटकीले हैं। ध्यान देने वाली बात है कि अजंता शैली में हरे रंग की छटा जो है वो अत्यंत ही निराली और इसके रंग जो हैं वो चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है अजंता शैली में। अजंता शैली में रंग सीमित प्रयोग किए गए हैं, जैसे गेरू, रामरज, हिरोजी, नील, काजल तथा चूने से सारा चित्रण किया गया है। अजंता शैली में रंग जो है सीमित लगाए गए हैं। कौन कौन से रंग हैं? गेरू है, रामरज है, हिंडौजी है, नील है, काजल तथा चूने से सारा चित्रण किया गया है। अभ्रंश, अब देखते हैं अभ्रंश शैली। अभ्रंश शैली के नामकरण में मतभेद है, इसे जैन शैली भी कहते हैं। तो अभ्रंश शैली को जैन शैली के नाम से भी पुकारा जाता है। अभ्रंश शैली के मुख्य विषय जो हैं वो जैन धर्म तथा वैष्णव धर्म है। तो अभ्रंश शैली का जो मुख्य विषय है वो जैन धर्म से है और वैष्णव धर्म से है। अब आगे देखते हैं, नुकीली लंबी नाक, परवल जैसी आंखें, कानों तक खिंची काजल रेखा अभ्रंश शैली की मुख्य विशेषता है। तो प्रश्न आ सकता है कि अभ्रंश शैली की मुख्य विशेषता क्या है? तो अभ्रंश शैली की मुख्य विशेषता है नुकीली लंबी नाक, परवल जैसी आंखें, कानों तक खिंची काजल रेखा, ये सब अभ्रंश शैली की मुख्य विशेषता है। पाल शैली की बात करते हैं। पाल शैली का प्रमुख केंद्र जो है वो बंगाल है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पाल शैली का प्रमुख केंद्र क्या है? बंगाल है। इसके अतिरिक्त बिहार और नेपाल में भी पाल शैली के चित्र बने हुए हैं। आगे देखते हैं, पाल शैली के चित्र धर्मपाल तथा देवपाल नामक राजाओं के संरक्षण में बनाए गए हैं। पाल शैली के जो चित्र हैं वो राजा धर्मपाल और राजा देवपाल नामक राजाओं के संरक्षण में बनाए गए। पाल शैली के चित्रकार कौन कौन हैं? तो धीमान और उसका पुत्र बितपाल,
ये दो चित्रकार बहुत ही प्रसिद्ध हैं पाल शैली के। तो धीमान और बितपाल किस शैली के चित्रकार हैं? तो पाल शैली के चित्रकार हैं। इसको आप याद कर लीजिए। पाल शैली के चित्र अधिकतर ताड़पत्रों में बने हैं, ताड़पत्रों पर बने हैं पाल शैली के अधिकतर चित्र। पूछा जा सकता है कि ताड़पत्रों पर अधिकतर चित्र किस शैली के बने हुए हैं? तो पाल शैली के। आगे देखते हैं राजस्थानी शैली। राजस्थानी शैली को हिंदू शैली और राजपूत शैली के नाम से भी जानते हैं। राजस्थानी शैली के दो और नाम हैं, एक हिंदू शैली है और दूसरा राजपूत शैली है। राजस्थानी शैली में केशव, बिहारी लाल, मतीराम, सूर, तुलसी के काव्य, राधा कृष्ण, नायिका भेद, रागमालाएं, लोक कथाएं, धार्मिक व सामाजिक जैसे विषयों से संबंधित रही हैं। तो राजस्थानी शैली में आचार्य केशवदास का बिहारी लाल, मतीराम, सूरदास, तुलसीदास के काव्य, राधा कृष्ण, नायिका भेद, रागमालाएं, लोक कथाएं, धार्मिक व सामाजिक जैसे विषयों से संबंधित रही है। इसकी विशेषता है राजस्थानी शैली की। 18वीं शताब्दी में राजस्थानी शैली अपनी उत्कृष्टता पर पहुंची हुई थी। तो पूछा जा सकता है कि राजस्थानी शैली का चरमोत्कर्ष किस शताब्दी में था? तो 18वीं शताब्दी में राजस्थानी शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। अब आते हैं बुद्धि शैली की बात करते हैं। बुद्धि शैली के चित्रकारों ने रीतकालीन साहित्य को कला का विषय बनाया। साथ ही रागमाला, बारहमासा, नायिका भेद तथा विभिन्न रीतियों का भी चित्रण किया। बुद्धि शैली के जो चित्रकार हैं उन्होंने जो विषय अपनी चित्र का विषय बनाया वो रीतकाल के साहित्यों को बनाया। हिंदी में रीतकाल साहित्य आता है। हिंदी में 4 काल में विभक्त है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। तो रीतकाल में जो साहित्य है उसके को विषय बनाया किसने? बुद्धि शैली के कलाकारों ने। और साथ साथ बारहमासा, नायिका भेद और विभिन्न रीतियों का चित्रण भी अपने कलाओं में बुद्धि शैली के कलाकारों ने किया। आगे आते हैं। बुद्धि शैली के उच्च श्रेणी के चित्र कहाँ पर स्थित हैं, मतलब कहाँ पर संग्रहित हैं? विक्टोरिया ऑफ अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में संग्रहित हैं। याद कर लीजिएगा, बुद्धि शैली के उच्च श्रेणी के चित्र जो हैं विक्टोरिया ऑफ अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में संग्रहित है। आगे आते हैं। प्रारंभिक बुद्धि शैली के चित्र में मुगल प्रभाव दिखाई देता है। तो मुगल शैली का प्रभाव जो दिखाई देता है प्रारंभिक बुद्धि शैली में, और बुद्धि शैली का भी 18वीं शताब्दी में अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इसकी विशेषता क्या है? मुखमंडल पर लाल मटियाला रंग बुद्धि शैली की निजी विशेषता है। इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा कि बुद्धि शैली की जो विशेषता है वो मुखमंडल पर लाल मटियाला रंग से रंगा जाता था। ये बुद्धि शैली की निजी विशेषता है। अब आते हैं जोधपुर शैली की बात करते हैं। जोधपुर शैली के राधा कृष्ण और ढोला मारू विषयक चित्र अधिक प्रसिद्ध है। तो जोधपुर शैली में राधा कृष्ण संबंधित विषय और ढोला मारू विषयक चित्र अधिक प्रसिद्ध हैं। राजा मान सिंह के समय में सर्वाधिक चित्र जोधपुर शैली में बने। तो राजा मान सिंह का जो समय था उनके समय में जोधपुर शैली में चित्र सर्वाधिक बने। जोधपुर में जो आकृतियां बनती थी वो लंबी एवं मुगल प्रभाव से प्रेरित थी। जोधपुर की जो कला की आकृतियां होती थी वो लंबी बनाई जाती थी और मुगल शैली के प्रभाव से प्रेरित थी। राजा उम्मेद सिंह ने कोटा शैली को आश्रय दिया और इनके समय में कोटा शैली जो है वो चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, कोटा शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? तो राजा उम्मेद सिंह के समय में। अब कोटा शैली के विषय में और बातें कर लेते हैं। कोटा शैली में अधिकांश चित्र जो है पशुओं के शिकार से संबंधित है। तो कोटा शैली में जो अधिकांश चित्र बने हुए हैं पशुओं के शिकारों से संबंधित हैं। जैसा आप प्रागैतिहासिक इतिहास में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी पशुओं के शिकार से संबंधित चित्र आपको अधिक देखने को मिलेंगे। तो उसी प्रकार से कोटा शैली में भी अधिकांश चित्र पशुओं के शिकार से भी संबंधित हैं। अब आगे बात करते हैं। कोटा शैली के पुरुष आकृति नाटे कद वाली है। छोटी छोटी झाड़ियों के मध्य कटीली झाड़ियाँ इस शैली की मौलिक पहचान है। तो पुरुष की आकृतियाँ छोटी छोटी बनाए जाते थे, नाटे कद वाली, और छोटी छोटी झाड़ियाँ दिखाई जाती थी। मध्य कटीली झाड़ियाँ भी इस
शैली में दिखाई जाती थी, तो इसकी मौलिक पहचान है। अब आते हैं बीकानगर। बीकानेर नगर की स्थापना राव बीकोजी ने किया था और राव बीकोजी के नाम पर ही बीकानगर पड़ा, बीकानेर नगर। और ये कब स्थापना हुई थी? 1488 ईस्वी में। तो राव बीकोजी ने बीकानेर नगर की स्थापना 1488 में की थी। अब आते हैं बीकानेर शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं, अली रजा तथा उसका पुत्र रुकनुद्दीन ने बीकानेर शैली का भाग प्रशस्त किया। कहने का आशय है कि बीकानेर शैली के दो प्रमुख चित्रकार हैं, उनका नाम है अली रजा और उसका पुत्र रुकनुद्दीन, जिन्होंने बीकानेर शैली का चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। बीकानेर शैली का प्रारंभ जो है 17वीं सदी के मध्य माना जाता है। तो बीकानेर शैली का प्रारंभ कब माना जाता है? 17वीं सदी के मध्य माना जाता है। आगे देखते हैं, बीकानेर शैली में मुगल संस्कृति की छाप स्पष्ट झलकती है। तो मुगल संस्कृति की छाप स्पष्ट झलकती किसमें? बीकानेर शैली में। इसमें कौन कौन से चित्र किस तरह से बने हुए हैं? तो बरसते मेघों में सारस तथा मिथुनों की उड़ती आकृतियों का अंकन बीकानेर शैली में हुआ है। आगे देखते हैं, अधिकांश चित्र जो थे वो बीकानेर शैली में मुस्लिम थे, परंतु चित्र हिंदू विषय वस्तु का आधार लेकर बनाए जाते थे, जो कि बीकानेर शैली की विशेषता कही जा सकती है। तो बीकानेर शैली में अधिकांश जो चित्रकार थे मुस्लिम थे, लेकिन हिंदू के विषय वस्तु को आधार लेकर उनके चित्रों को बनाया जाता था। ये बीकानेर शैली की विशेषता है। अब आते हैं किशनगढ़ शैली की बात कर लेते हैं। किशनगढ़ नगर की स्थापना राजा किशन सिंह के द्वारा की गई। किशनगढ़ नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा किशन सिंह के द्वारा की गई। और किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो निहाल चंद्र था। ठीक, निहाल चंद्र राजा किशन सिंह के दरबारी चित्रकार थे। ये भी ध्यान दीजिएगा, निहाल चंद्र जो थे वो किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे और राजा किशन सिंह के दरबारी चित्रकार थे। इनका जो प्रसिद्ध चित्र है वो बनी ठनी किशनगढ़ शैली का चित्र है। बनी ठनी जो चित्र है किशनगढ़ शैली में ही चित्रित किया गया है। किशनगढ़ शैली में फव्वारे, तैरते सारस, व्योम नौका विहार युक्त झील तथा पक्षियों के झुंड वाला वातावरण इनकी निजी विशेषता है। अब आते हैं नाथद्वार शैली की बात कर लेते हैं। नाथद्वार शैली की महान देन पिछवाई है। ठीक, अभी आगे देखते हैं पिछवाई किसे कहते हैं। नाथद्वार शैली में संपूर्ण चित्र कृष्ण से संबंधित थे और श्री कृष्ण के बाल रूप एवं गोवर्धन पर्वत धारण रूप को ग्रहण किया गया है। तो नाथद्वार शैली की जो महान देन है पिछवाई चित्रण है और कृष्ण से संबंधित चित्र बनाए जाते थे और कृष्ण कैसे बाल रूप का गोवर्धन पर्वत धारण रूप ग्रहण किया होता है वैसा ही चित्र नाथद्वार शैली में बनाया गया। आगे देखते हैं, नाथद्वार शैली की आकृति का कद छोटा तथा भारी बना है। तो नाथद्वार श्रीनाथ जी की आकृति, नाथद्वार शैली में श्रीनाथ जी की आकृति नाथद्वार शैली में श्रीनाथ जी की आकृति का कद छोटा तथा भारी बना हुआ है। अब देखते हैं, नाथद्वार शैली में के कलाकारों द्वारा कपड़े पर बनी पेंटिंग को पिछवाइया के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब आते हैं जयपुर शैली की बात करते हैं। जयपुर शैली का प्रधान केंद्र जयपुर तथा अजमेर है। जयपुर शैली का प्रधान केंद्र जयपुर तथा अजमेर है। जयपुर शैली को कछवाहा राजवंशों के संरक्षण में पल्लवित हुई, या ऐसा कहा जा सकता है जयपुर शैली को कछवाहा राजवंशों ने संरक्षण दिया। जयपुर शैली को कछवाहा शैली या ढूंढार शैली के नाम से भी जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, जयपुर शैली को कछवाहा शैली या ढूंढार शैली के नाम से जाना जाता है। जयपुर नगर की स्थापना राजा सवाई जय सिंह ने 1627 ईस्वी में किया था और 1727 ईस्वी में किया था। जयपुर नगर की स्थापना राजा सवाई सिंह ने 1727 ईस्वी में जयपुर नगर की स्थापना की थी। जयपुर शैली का उत्कृष्ट रूप सवाई प्रताप सिंह के काल में दिखाई देता है। आगे देखते हैं, जयपुर शैली मुगल शैली से प्रभावित है। मुगल शैली का परिमार्जन जो है ईरानी प्रभाव से हुआ है। राजस्थानी व ईरानी शैली के
सम्मिश्रण से मुगल शैली का निर्माण हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी व ईरानी शैली के सम्मिश्रण से मुगल शैली का निर्माण हुआ है। बाबर ने भारतवर्ष में चित्रकला का बीज रोपा, जो अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय तक चला। अकबर के समय में मुगल चित्रकला का विकास हुआ, जहांगीर के समय में कला अपनी उत्कृष्टता पर पहुंची, शाहजहां के समय में चित्रकला में गिरावट आई, परंतु स्थापत्य कला का भी विकास हुआ। मुगल शैली में प्रायः एक चश्म चेहरे का अंकन हुआ है। इसको याद कर लीजिएगा, मुगल शैली में प्रायः एक चश्म चेहरे का अंकन हुआ है। मुगल शैली में घरेलू जीवन से संबंधित विषयों का अभाव है, जबकि सभी चित्र अर्थात व्यक्तिगत चित्र का भरमार है। पर्दाज एक मुगलिया तकनीक है जिसे चेहरों पर छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पर्दाज क्या है? एक मुगलिया तकनीक है जिसे चेहरों पर छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक जो हैं राजा संसार चंद्र हैं। पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक राजा संसार चंद्र हैं और पहाड़ी चित्रकला की खोज सर्वप्रथम मैटकॉफ नामक व्यक्ति ने कांगड़ा स्थान पर की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी चित्रकला की खोज सर्वप्रथम मैटकॉफ ने किया था। कहाँ पर? कांगड़ा स्थान पर। आगे देखते हैं। गुलेर शैली। गुलेर शैली में नायिका भेदों का चित्रांकन अधिक हुआ है। गोल पहाड़ियाँ एवं कदली वृक्षों का अंकन गुलेर शैली की निजी विशेषता है। तो पूछा जा सकता है कि गुलेर शैली की निजी विशेषता क्या है? तो गुलेर शैली में पहाड़ियों को गोल आकृति करके बनाया गया है, कदली के वृक्ष अधिकतर अंकन किए गए हैं। तो ये गुलेर शैली की निजी विशेषता है। गुलेर शैली के अंतिम चरण में अत्यधिक प्रभाव कांगड़ा शैली के दिखाई देती है। आगे देखते हैं। गुलेर शैली का उदय हरिपुर गुलेर राज्य में हुआ। तो गुलेर शैली का उदय कहाँ पर हुआ? हरिपुर गुलेर राज्य में हुआ। कांगड़ा शैली का जन्म 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ। कांगड़ा शैली में 3 प्रमुख केंद्र हैं, गुलेर, नूरपुर और सुजानपुर। तो कांगड़ा शैली के प्रमुख 3 केंद्र हैं, गुलेर, नूरपुर और सुजानपुर। कांगड़ा शैली राजा संसार चंद्र के समय में कला अपने स्वर्ण युग को प्राप्त की थी। तो कांगड़ा शैली जो है राजा संसार चंद्र के समय में कला अपने स्वर्ण युग को प्राप्त हुई। इस शैली के जो चित्रकार हैं वो मनकू, खुशाला, किशन लाल, फरखू, फत्तू और वसिया। तो ध्यान दीजिएगा, कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन हैं? मनकू हैं, खुशाला हैं, किशन लाल हैं, फरखू हैं, फत्तू हैं और बसिया थे। अब आते हैं। राजस्थानी और मुगल शैलियों का सुंदर मिश्रण कांगड़ा शैली में दिखाई देता है। राजस्थानी और मुगल शैली का सुंदर मिश्रण कांगड़ा शैली में दिखाई देता है। अब बसोली शैली की बात कर लेते हैं। बसोली शैली का सर्वश्रेष्ठ संरक्षक प्रवर्तक राजा कृपाल पाल को माना जाता है। तो राजा कृपाल पाल जो है बसोली शैली के सर्वश्रेष्ठ संरक्षक और प्रवर्तक हैं। बसोली शैली के चित्र में वैष्णव धर्म के दर्शन होते हैं। तो बसोली शैली में अधिकतर चित्र जो वैष्णव धर्म से संबंधित बने हुए हैं। आगे देखते हैं। बसोली शैली की आकृतियों में नेत्र विशाल एवं कर्ण स्पर्शी बने हैं। नेत्र विशाल बनते थे और कर्ण स्पर्शी बनते थे, बसोली शैली की मुख्य विशेषता है। गढ़वाल शैली की बात कर लेते हैं। गढ़वाल शैली में मौला राम प्रमुख चित्रकार रहा। तो मौला राम किस शैली का प्रमुख चित्रकार है? गढ़वाल शैली का। और इस गढ़वाल शैली की विशेषता क्या है? स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका गढ़वाल शैली की प्रमुख विशेषता है। स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका गढ़वाल शैली की प्रमुख विशेषता है। अब आते हैं कुल्लू शैली की बात करते हैं। कुल्लू शैली का जन्म राजा जगत सिंह के समय में 17वीं सदी में हुआ था। कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जेसी फ्रेंच को जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कुल्लू शैली का जन्म राजा जगत सिंह के समय में 17वीं सदी में हुआ था और इसको प्रकाश में लाने का कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जेसी फ्रेंच को जाता है। कुल्लू शैली के मुख्य चित्रकार कौन है? सजनू और भगवान। 2 सजनू और भगवान जो हैं वो कुल्लू शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। अब आते हैं आगे। कुल्लू शैली में पतंग व कबूतर उड़ाती हुई स्त्रियों को चित्रित किया गया है, इस शैली की पहचान है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कबूतर उड़ाती हुई स्त्रियां चित्रित किया गया है किस शैली में? तो कुल्लू शैली में इसका चित्रित किया गया है। मंडी शैली की बात करते हैं। मंडी शैली लोक जीवन से अत्यधिक प्रभावित रही। 1750 में मंडी शैली पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी।
भारी मुखमंडल एवं छोटा कद मंडी शैली की मुख्य पहचान है। इसको ध्यान दे दीजिएगा, भारी मुखमंडल, छोटा कद यह मंडी शैली की प्रमुख पहचान है। चंबा शैली में बसौली, गुलेर एवं सिख शैली का प्रभाव झलकता है। तो बसौली शैली, गुलेर शैली और सिख शैली का प्रभाव जो है किस शैली पर झलकता है? चंबा शैली पर। आगे देखते हैं, 19वीं सदी के मध्य चंबा शैली का विकसित रूप दिखता है। चंबा शैली को राजा राज सिंह ने प्रोत्साहित किया। तो चंबा शैली को किसने प्रोत्साहित किया? राजा राज सिंह ने। जम्बू शैली की बात करते हैं। जम्बू शैली में राजा बलवंत से संबंधित 4 चित्र, इसके अतिरिक्त संसार चंद और घमंड चंद के व्यक्ति चित्र प्राप्त हैं। जम्बू शैली का मुख्य चित्रकार जो है वो नयन सुख है। दक्कनी शैली के प्रमुख केंद्र बीजापुर, गोलकुंडा एवं अहमदनगर थे। दक्कनी शैली के चित्रों में परंपरागत फारसी ढंग की आकृतियों की भरमार है। अब आते हैं सिख शैली की बात करते हैं। सिख शैली अमृतसर, लाहौर के अतिरिक्त ऊना, आनंदपुर, कपूरथला एवं पटियाला में भी विकसित हुई थी। सिख सिख शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन हैं? मल्लाराम हैं, हरि सिंह हैं, जो कि पश्चिमी शैली के उस्ताद माने जाते थे। कौन? मल्लाराम और हरि सिंह सिख शैली के प्रमुख चित्रकार हैं और ये पश्चिमी शैली के उस्ताद माने जाते थे। आगे आते हैं, सिख शैली में जम्मू, नादौन, गुलेर शैली का अनुकरण हुआ है। इसके बाद मधुबनी शैली की बात कर लेते हैं। मधुबनी चित्रकला एक लोक चित्र शैली है। मधुबनी चित्रकला मधुबनी चित्रकला जो है एक लोक चित्र शैली है। मधुबनी शैली के जो विषय हैं आदर्शवादी, रामकथा एवं आध्यात्मिक कृष्णलीला, ये मधुबनी शैली या मधुबनी चित्रकला की विशेषता है। मधुबनी जो कि बिहार में है। अब आगे आते हैं मधुबनी के विषय में और जानते हैं। मधुबनी शैली बिहार के मधुबनी जिले के जितावरपुर गांव में केंद्रित है। तो बिहार के मधुबनी जिले के जितावरपुर गांव में केंद्रित का है मधुबनी शैली। आगे देखते हैं, लोक कला भारत के घर आंगन में जन्मी भारतीय स्त्रियों ने लोक शैली को जीवित रखा है। लोक शैली में सीधी साधी कला का प्रकटीकरण होता है। लोक कला विस्तृत रूप से धार्मिक रीति रिवाजों में दिखाई देता है। अब आते हैं स्वास्तविक। स्वास्तविक का अर्थ होता है चारों दिशाओं में विश्वमंडल के चतुर्भुज रूप। कंपनी शैली को पटना शैली के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका मुख्य केंद्र पटना है। 19वीं सदी में कंपनी शैली का उत्थान हुआ था। इस समय का मुख्य चित्रकार है सेवक राम। पटना शैली का या कंपनी शैली का मुख्य जो चित्रकार है उसका नाम सेवक राम है। शिवलाल भी पटना शैली के वंश परंपरागत चित्रकार हैं। तो शिवलाल और सेवक राम ये पटना शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। कंपनी शैली में हिंदुओं के देवी देवताओं व उत्सवों के सेट विक्रय हेतु चित्र बनाए जाते हैं जिन्हें फिरका कहा जाता है। तो फिरका जो है वो देवी देवताओं के चित्र छोटे छोटे बनाए जाते थे और ये कंपनी शैली में बनाए जाते हैं, इन्हीं को फिरका कहा जाता है। आगे देखते हैं, कंपनी शैली में यथार्थवाद या अर्थार्थविद को अपनाया गया है। कंपनी शैली में अर्थार्थविद को अपनाया गया है। कंपनी शैली में रेखाओं के स्थान पर छाया प्रकाश का कुशल प्रयोग हुआ है। कालीघाट शैली की बात करें, कालीघाट या बाजार शैली, कालीघाट को बाजार शैली के नाम से भी जानते हैं, के चित्रों को बनाने का सिलसिला कलकत्ता के स्थित प्रसिद्ध काली मंदिर से प्रारंभ हुआ। तो कालीघाट या बाजार शैली के चित्र को बनाने का सिलसिला जो है कलकत्ता के प्रसिद्ध काली मंदिर से स्टार्ट हुआ। कालीघाट शैली के प्रमुख चित्रकार 2 भाई हैं, एक का नाम है यंसी घोष और दूसरा का नाम है केसी घोष। तो यंसी घोष और केसी घोष किस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? कालीघाट या बाजार शैली के चित्रकार हैं। बंगाल शैली को ठाकुर शैली भी कहते हैं और बंगाल शैली के जन्मदाता कौन है? अविंद्रनाथ ठाकुर हैं। बंगाल शैली के प्रेरणा प्रधान स्रोत अजंता, मुगल तथा राजस्थानी चित्र हैं। तो बंगाल शैली का जो प्रेरणा प्रधान स्रोत है अजंता शैली है, मुगल शैली है, राजस्थानी शैली है। बंगाल शैली में जापान, चीन, ईरान एवं यूरोप के कला का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। बंगाल शैली में रंग, जल रंग, वाश तकनीक एवं टेम्परा रंगों का प्रयोग हुआ है।
अब आते हैं तंत्र शैली। तंत्र शैली के जन्मदाता KCM परिकरण है। तो तंत्र शैली के जन्मदाता KCM परिकरण है। वर्तमान समय में कंप्यूटर शैली का प्रयोग अत्यधिक हो रहा है। तो यहाँ पर आज का ये वीडियो स्मरणीय तथ्य समाप्त होता है। आपको ये स्मरणीय तथ्य का वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको निरंतर चलाया जाए, और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो स्मरणीय तथ्य का कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।